नमस्कार। आज इस फेसबुक लाइव में एक विषय विशेष पर चर्चा होनी है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा का, जिन्होंने इस अवसर को प्रदान किया और इस अत्यंत गंभीर और समीचीन विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को चुना, जो इस विषय का ज्ञाता तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से वे विषय भोगा है, इसको क्या है लिखा है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में भी डिजास्टर की साइकोलॉजी के ऊपर मेरा विशेष ब्लॉक है, जिसको लिखने का सौभाग्य मुझे उस समय मिला जब मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में सेवाएं दे रहा था। उसके अतिरिक्त भी अनेक अवसरों पर भारत में हम लोग इस प्रकार की घटनाओं को निरंतर देख रहे हैं। हमारी एक समस्या ये है कि हम इन घटनाओं को देखते हुए, एक तरह से कहा जाए कि भोगते हुए, और उनसे अपने कुछ कुछ लेसन्स सीखने का प्रयास करते हैं। आपदा प्रबंधन भारत में बहुत पुराना विषय नहीं है। इसका चयन काफ़ी विलंब से हुआ, जब एक के बाद एक आपदाएं आती गई और हमें यह लगा कि आपदा के प्रबंधन में केवल सरकार का होना पर्याप्त नहीं है, या केवल आपदा प्रबंधन मशीनरी का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यदि ये महत्वपूर्ण कहा जाए कि आपदा प्रबंधन के लिए उससे भी ज़्यादा आवश्यक था कि समाज किस प्रकार उसके लिए तैयार था, समाज किस प्रकार इसे लेता है, समाज आगे चलकर इससे क्या लेसन सीखता है और उसे वो कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो हम आपदा किसी भी ऐसी घटना को कह सकते हैं जो हमारे जीवन को हिला कर रख देती है, जो हमारी सामान्य अवस्था को बदल देती है और सामान्य से उसे असामान्य की ओर ले जाती है, और वापस सामान्य आने में जिसे बहुत समय लगता है। और यूं ही कहूँ कि यदि हम फिजियोलॉजिकली भौतिक रूप से सामान्य हो भी जाएं, तो भी आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, और अब एक नया विषय जिसके ऊपर मैं जरूर आपका ध्यान आकर्षित आज करूंगा, शैक्षिक और सामाजिक रूप से भी हम उसके प्रभाव को निरंतर झेलते रहते हैं। अगर हम देखें कि आपदा के कौन कौन से प्रकार हैं जो हमें अक्सर परेशान करते रहते हैं, जैसा कि आप जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो आज भी देख रहे होंगे कि दिल्ली में कल भी भूकंप आया था और आज अभी कुछ मिनटों पहले पुनः आया। यह भूकंप, जिसे हम जियोफिजिकल डिजास्टर या जियोफिजिकल एक्टिविटी कह सकते हैं, जिसमें हमारे सामान्यतः भूकंप, लैंडस्लाइड्स, सुनामी और कभी कभी ज्वालामुखी के भी प्रभाव को देखा जा सकता है। कई देशों में इसको देखा जाता है जहाँ भी ज्वालामुखी सक्रिय हैं और प्रबल हैं। इसके अलावा जो पिछले कुछ दिनों में व्यापक रूप से दिखाई देने लगा है वो है बाढ़, और किसी हद तक जो एवलांशेस आते हैं आजकल, बर्फीले तूफान जो हाई रीच पे आते हैं। आपने यदि नोटिस किया हो कि अभी कुछ दिनों पहले एक समाचार आया था कि
हमारे माउंट एवरेस्ट के पास बड़ी संख्या में वे लाशें मिली जो पर्वतारोहियों की थी, जो कभी वहाँ पर चढ़ते गए थे और एवलांचेस में फंसते गए। इसी प्रकार कुछ क्लाइमेट से संबंधित भी हमारे डिजास्टर्स होते रहते हैं। जैसे आजकल इस बात को भी आप नोटिस करते होंगे, हम लोग ने पिछले वर्ष इसको कई बार नोटिस किया और इस वर्ष भी हम लोगों ने कई बार इस बात को नोटिस किया कि असामान्य तापमान ये दोनों पक्ष का हो सकता है। बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक सर्दी, ये भी एक तरह की आपदा है। और इस वर्ष हमने ये देखा कि लंबी सर्दी के दौरान अनेकों बार स्कूलों को बंद करना पड़ा और वो कारण था अतिरिक्त ठंड का होना। इसी प्रकार गर्मियों में अत्यधिक गर्मी का होना, अत्यधिक का मतलब असामान्य गर्मी का होना, जो सामान्य जो तापमान हमारा शरीर जिसे रजिस्ट कर सकता है, जिसे झेल सकता है, उसके अतिरिक्त जब कभी टेम्परेचर हो जाते हैं तो उन्हें भी हम किस प्रकार एक आपदा के रूप में देखते हैं, क्योंकि वे असामान्य परिस्थितियां पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए अत्यधिक गर्मी में अत्यधिक घटनाएं होती हैं, जिसे हम फायर की घटनाएं कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक लंबे समय तक एक वाइल्ड फायर की समस्या चलती रही और इस समय भी वाइल्ड फायर की समस्या कई देशों में है, जो एक दूसरे के ऊपर इस बात का एक्यूजेशंस भी कर रहे हैं कि उनकी वजह से हुई, लेकिन ये एक बड़ी आपदा के रूप में आती है। इसी प्रकार भयंकर सूखा और वाइल्ड फायर्स ये अतिरिक्त प्रॉब्लम है जो समय समय पर हम देशों में आती रहती हैं और अपना अपना प्रभाव डालती हैं, अपने अपने तरीके से मनुष्य की का नुकसान करती हैं, कहीं जाने जाती हैं और हम फिर से जुट जाते हैं अगली बार उसका प्रबंधन करने में कि अगली बार यदि जब घटनाएं हुए तो उसका प्रभाव कम से। इसी प्रकार जब हम मौसम के आधार पर भी कई सारे आपदाओं को या डिजास्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिनमें हम तूफान या साइक्लोन्स को ले सकते हैं। और इस प्रकार की जो वेव्स हैं समुद्र की, जब कभी लहरें ऊंची ऊंची उठने लग जाती हैं, सुनामी के अलावा भी तूफानों में जब लहरें उठती हैं तो उनसे होने वाले नुकसानों को हम मेटेरोलॉजिकल या मौसम के हिसाब से होने वाले आपदाओं को में गिन सकते हैं। आज के जो संदर्भ में जिस आपदा का हम लोग विशेष रूप से जिक्र करना चाहेंगे और जिसको आप समझने की कोशिश भी आज कर रहे होंगे, वो है बायोलॉजिकल डिजास्टर, या जिसको हम जिन्हें हम एपिडेमिक्स के रूप में, जिसे आज हम पैंडेमिक के रूप में कह सकते हैं, इंसेक्ट्स के कह सकते हैं, एनिमल प्लेग के रूप में कह सकते हैं। ये सारी घटनाएं हमारे पास पास्ट में आई हैं और इन्होंने अपना अपना प्रभाव डाला है। लेकिन जो आज की घटना हमारे साथ चल रही है पिछले लगभग 4 महीनों से, जिसने पूरी पृथ्वी को उद्वेलित और आंदोलित कर रखा है और जिसके लिए हम लाखों की संख्या में मानव हानि यहाँ हो चुकी है, हम इसे भी, जिसे हम आज की तारीख में कोरोना वायरस या नोवेल कोरोना वायरस के नाम से देख रहे हैं, ये भी घटना हमारे सामने एक बायोलॉजिकल डिजास्टर के रूप में आई है। और ये विशेष रूप से ज़्यादा परेशान इसलिए कर रही है क्योंकि ये पहली बार ऐसी घटना आई है और हमारे पास इसका सक्षम इलाज नहीं है। इस घटना ने हमारे विश्वास को एक बार पुनः डिगाया है। एक समस्या हमारे सामने ज़रूर आई है और हमें ये लगता है कि हमें कुछ सीखने की आवश्यकता फिर से पड़ी है। और वो सीखने की आवश्यकता ये है कि हम क्या करें इस आपदा से हमें निजात मिले, हमें क्या नुकसान होने वाला है इसकी चिंता तो अभी करना उचित नहीं है, क्योंकि विश्व के 204 देश आज इससे आच्छादित हैं, 1 लाख से अधिक जाने जा चुकी हैं। अनुमान यह है कि अभी कई लाख जाने जाने की संभावना है। और सबसे बड़ा संकट ये कि हमारे पास आज तक इसका कोई सक्षम इलाज नहीं है। हम किस प्रकार इससे जूझें, ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लगभग आधी दुनिया लॉकडाउन की स्थिति में है, पूरी दुनिया ठहरी हुई है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। बहुत ही कम देश हैं
जिन्होंने इसे सक्सेसफुली इसको डील कर लिया हो, और वे बहुत छोटे छोटे देश हैं। आश्चर्य की बात आपको ये लगती होगी कि वे देश जो अपनी पब्लिक हेल्थ सिस्टम के ऊपर या उसके लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे, वे देश अब ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अर्थात वे इतने बड़े इलैबोरेट भव्य पब्लिक हेल्थ सिस्टम के होने के बावजूद भी इस बीमारी से जूझ नहीं पा रहे और असहाय की स्थिति में है कि एक दिन में 1000 से 4000 लोग मृत्यु के गाल में जा रहे हैं और हमारे पास इसका कोई सक्षम जवाब नहीं है। इस आपदा का हम कैसे मुकाबला करें, इस आपदा से हम क्या सीखें, और इस आपदा को भविष्य में ऐसी आपदाएं या इस प्रकार की आपदाएं ना आए, इसके लिए हम क्या करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन कर सकें। हम लोग इस विशेष आपदा से क्या सीखें। एक तो सीख बहुत स्पष्ट है कि प्रकृति के साथ हुए हुए खिलवाड़ का कहीं न कहीं प्रतिदान देना होता है। यह प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रतिदान कितना ले लेगी। क्या ये वर्तमान आपदा केवल एक एक्सीडेंट है? यदि है तो इसे डील किया जा सकता है। क्या ये वर्तमान आपदा हमारे कतिपय उन प्रयासों का नतीजा है जिसमें हमने अपने आप को पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत प्राणी मान लिया और हमें यह लगा कि हम पृथ्वी पर प्रकृति में होने वाले हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या यह उसका नतीजा तो नहीं है? मैं इसके ऊपर आऊँगा अपने भाषण के दूसरे हिस्से में कि ये कैसे मैं कह रहा हूँ और इसके क्या कारण और प्रमाण हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो ज्ञान है वो अपना प्रयास कर रहा है, वो मैटर करता है और उनके साथ प्रयासों में हमें अपने योगदान करने चाहिए। हम लोग ये देखें कि क्या हमने जो पृथ्वी का विनाश किया है, पृथ्वी की हरितिमा, पृथ्वी के वातावरण, पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी को नष्ट किया है, और उस नष्ट करने की प्रक्रिया में भी क्या हमने उन केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया है जो नए वायरसेस को जन्म दे सकती थी? जो कोविड-19 की बीमारी है, इसे माना गया था कि यह जानवरों से जानवरों में होने वाली बीमारी है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि यह जानवरों से इंसान में आई और अब इंसान से इंसान में आ रही है। ये स्टेजेस कैसे आई और क्यों आई, इसके ऊपर गंभीर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, अन्यथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक पाना संभव नहीं होगा। तीसरी बात जो शायद हम लोग सीख सकते हैं भारत के संदर्भ में विशेष रूप से, और सबसे अच्छा जो उदाहरण आजकल की तारीख में दिया जा रहा है वो दक्षिण कोरिया का है, कि हम कितनी जल्दी इसको समझकर एक्ट कर सकते हैं, या यूं कहें कि कितनी जल्दी हम ये मान जाएं कि प्रकृति से लड़ने से बेहतर है कि प्रकृति के साथ हो जाना, और कितनी जल्दी हम अपने आप को आत्मसमर्पण की स्थिति में ले आए, जैसे हम आज पिछले 18-19 दिनों से अपने आप को लाए हुए हैं, और ये कहें कि हम प्रकृति से लड़ने में असमर्थ हैं, हम अपने घरों की बाउंड्रीज में हैं, हम अपनी सीमाओं में हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि यह वायरस अपने आप मृत हो जाए और हम सुरक्षित हों। हमें ये भी बात समझ में आ जानी चाहिए, भारत के संदर्भ में विशेष रूप से कह रहा हूँ, कि भारत के संदर्भ में ये बात बहुत आवश्यक है कि हम एक विशाल देश हैं, विश्व के दूसरे सबसे विशाल देश हैं, इसलिए हमारे यहाँ की जनसंख्या को इतनी तेजी से नियंत्रित हो जाने के लिए तैयार कर लेना बहुत साधारण कार्य नहीं था। लेकिन ये बात भी सही है
कि इस प्रकार के पैंडेमिक को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम कितनी जल्दी अपने आप को उस परिवर्तन के लिए तैयार कर लेते हैं। भारत ने, मैं ये कहूँगा कि रिमार्केबल फुर्ती दिखाई है कि अपने आप को तैयार किया, तेजी से परिवर्तित किया, और इसी तेजी से परिवर्तित करने के कारण ही आज हम काफी जाने बचा रहे हैं। हम ये भी बात जानते हैं कि ऐसी बीमारियों के लिए कोई इससे छूता अछूता नहीं है, सभी वल्नरेबल है, सभी को ये बीमारी लग सकती है, वो अनइक्वल हो सकती है। लेकिन भारत के संदर्भ में आप एक विचित्र चीज देखें कि ये बात, या क्यों कहें कि पूरे विश्व की देखें, तो जितनी तेजी से ये बीमारी उन्हें लगी है जो समाज के ऊपरी पायदान में थे, उतनी तेजी से ये नीची पायदान में रहने वालों को नहीं लगी। अर्थात ये नहीं कह सकता मैं कि उसका ये कारण हो सकता है, लेकिन मैं ये अवश्य कह सकता हूँ कि ये इस बीमारी के लिए, इस आपदा के लिए सभी वल्नरेबल थे, कोई एक वर्ग विशेष नहीं था। और इस प्रकार हम ये भी देख सकते हैं कि लोगों को एक पर्टिकुलर विजन के ऊपर कंसंट्रेट कर जाना चाहिए, पीसफुल सजेशन की तरफ जाना चाहिए। सस्टेनेबल अर्थ हमारे लिए यह मातृभूमि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इस भूमि को की रक्षा करने का दायित्व हमें प्रकृति ने दिया था। हम यदि इसे नष्ट करेंगे, हम इसके साथ यदि बलात्कार करेंगे, तो हमें प्रकृति के परिणामों को देखना होगा और उन्हें झेलना भी होगा और भोगना। मैं दूसरे पक्ष पे आऊं कि किसी भी आपदा के लिए हम 3 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, और हम इस वक्त पहले बिंदु पर हम 3 आर, रेस्क्यू, रिस्पॉन्स और रिकवरी। इस वक्त हम रेस्क्यू के स्थिति पर हैं कि हम कितनी जानें बचा लें, कितनी जल्दी से लोगों को इस बीमारी से बचा लें, उनकी जांच हो जाए, वे हॉस्पिटलाइज हो जाएं और उनके जीवनों की रक्षा हो सके। जितने अधिक रेस्क्यू हम कर पाएंगे, उतना ही संतोष की स्थिति हमारे लिए होगी कि हम वर्तमान आपदा के इस फेज से निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका और इटली असहाय सी स्थिति में अपने आप को देख पाते हैं, क्योंकि वो रेस्क्यू की सिचुएशन भी नहीं कर पा रहे। अब जब सेकेंड फेज में ये आपदा थोड़ी कम होगी, तब हमें रिस्पॉन्स की फेज में आना। तब क्या होगा, तब हम बहुत सारे लोगों का प्रशिक्षण कर सके होंगे और उन प्रशिक्षित लोगों को उन क्षेत्रों में भेज सकेंगे जहां पर यह आपदा आई थी, और एक मैसिव क्लीन अप और मैसिव हेल्प जो विक्टिम्स को दी जा सकती है वो की जाएगी, और किस उनके मनोबल को बचाने का भरसक और भरपूर प्रयास किया। तीसरा जो मुख्य फेज है, जिसको मैं मुख्य कहता हूं, हालांकि इसको लोग अक्सर गौण मान जाते हैं कि जब 2 काम हो गए तो तीसरे को थोड़ा समय दिया जा सकता है, लेकिन फैक्ट ये है कि रिकवरी जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और वो सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस। ये वो है, ये प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब हम, अगर यूं कहें कि कैमरे हट चुके होते हैं, उसकी न्यूज़ वैल्यू समाप्त हो गई होती है, लेकिन उसका महत्व समाप्त नहीं हुआ होता। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जो हमने नुकसान उठाया है, उस नुकसान की भरपाई किन अर्थों में और कितनी जल्दी हो सकेगी। अब जानते हैं लाखों लोगों के रोजगार चले गए, कई लाख लोग अभी अपने घरों से बाहर रेस्क्यू कैंप्स में, कई लोग अपने अपने घर नहीं पहुंच पाए।
कई लोगों के परिवारों में मृत्यु हुई है, वे असहाय देखते रहे। इन सभी स्थितियों में यदि आप ये देखें कि हमें लोगों को इस फेज में ज्यादा मदद करनी होगी, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उनमें से कुछ नुकसान ऐसे जिनकी भरपाई हो सकती है, लेकिन बहुत से नुकसान ऐसे हैं जिनकी भरपाई नहीं हो सकती है। वहां पर रिहैबिलिटेशन की ज्यादा आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, मैं रोज एक गतिविधि करता था, मैं रोज मंदिर जाता था, मैं मंदिर नहीं जा पा रहा। मैं रोज अपने पूजा स्थल को जाता था, मैं नहीं जा पा रहा। मेरे परिवार में कुछ लोग चले गए, मेरा रोजगार चला गया, मेरी बसी बसाई फैमिली चली गई। ये रिहैबिलिटेट करना बहुत मुश्किल होता है। यानी इसको मैं अगर 3 शब्दों में कहूं कि इमोशनल, स्पिरिचुअल और फिजिकल लॉसेस जो होते हैं उनमें रिहैबिलिटेशन करना आसान नहीं होता। आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक नुकसानों की भरपाई मुश्किल। एक टूटे हुए खिलौने को जोड़ा जा सकता है, एक टूटे इंसान को जोड़ना मुश्किल। इसलिए यहां पर बहुत सारे लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता पड़ेगी, अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी, उन बुजुर्गों की आवश्यकता पड़ेगी जिनके पास भरपूर अनुभव होगा, और उन सभी को एक साथ मिलकर सक्षम प्रयास करना होगा कि इस टूटे हुए, डरे हुए, भयभीत समाज को पुनः किस प्रकार खड़ा किया जा सकता है। हम क्या करें कि यह पुनः यह समाज हमारे सामने स्वाभाविक रूप से खड़ा हो सके। यदि वो खड़ा नहीं हो सकेगा तो हमारे लिए एक समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी। हम ये देख रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर पूरी दुनिया में बहस चल रही है। एक बहस जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, वो ये है कि ये क्यों हुआ, और क्यों हुआ ये जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बगैर जाने हम भविष्य में इसका मुकाबला कैसे करेंगे। भविष्य में होने वाले कारणों को पहले से अंदाज लगा लेना ये भी आवश्यक होगा। पूरी दुनिया में बहस चल रही है कि कोविड-19 जैसा वायरस क्यों हुआ, कहाँ। मैंने भी बहुत सारे संदर्भ इस मामले में पढ़े, सुने, देखे हैं। ये माना जा रहा है कि ये बीमारी चमगादड़ों से निकली, चीन के उस वुहान मार्केट की उस मंडी से निकली जहां पर बड़ी मात्रा में चमगादड़ सहित अनेकों जीव बेचे जाते। लेकिन एक मत यह भी है कि इसी सब्जी मंडी के 3 किलोमीटर के अंदर कम से कम 3 ऐसी रिसर्च लैबोरेटरीज हैं जहां पर वायरसेस का पर शोध हो रहा है। यदि चमगादड़ से निकलता तो अन्य जीवों में जाता, अन्य जीवों में न जाकर मानव में क्यों गया, ये एक प्रश्न है जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है, ढूंढा जाना चाहिए और शायद मिलेगा। एक और प्रश्न है जिसके ऊपर बड़ी गंभीर बहस चल रही है। रॉबर्ट कोवन का एक बहुत ही प्रसिद्ध लेक्चर है, और जिसके ऊपर आज की तारीख में मैं देखूं तो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में गंभीर बहस चल रही है। आप लोग जो लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं,
वो अपना मोबाइल फ़ोन खोलें, सेटिंग में जाएं, जनरल सेटिंग के बाद जब आप अपने फ़ोन पर जाते हैं एक सेटिंग आपको मिलेगी लीगल। उस लीगल सेटिंग को जब आप खोलेंगे तो सबसे अंत में लिखा होगा इसे अपने से दूर रखें, ये हज़ार्डस हो सकता है। और अभी हमारे पास जो फ़ोन है वे 2G, 3G और 4G फ़ोन्स हैं, और उनमें भी लिखा है ये आपको नुकसान कर सकते हैं। रॉबर्ट कॉमन की एक बड़ी अद्भुत हाइपोथेसिस है कि पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से जब कभी भी बड़ी मात्रा में खिलवाड़ करने की कोशिश की, कोई न कोई पैंडेमिक दुनिया में आया है। और उस पैंडेमिक को आने का कारण वो कहते हैं कि वायरस कुछ नहीं होता, बल्कि आपकी प्रक्रिया से एक बुरी चीज निकल कर सोसाइटी में आ जाती है, और वो तब आती है जब उसके अपने रहवास से, अपने हैबिटाट से खिलवाड़ किया जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कोई न कोई वायरस अपनी कक्षा छोड़कर बाहर। इस प्रक्रिया में उन्होंने 1900 से लेकर, जो स्पेनिश फ्लू से लेकर और अब तक की सारी घटनाओं को इससे जोड़ा है। आप शायद जानते होंगे कि हाल में ही विश्व में, विशेष रूप से चीन में 5G कनेक्टिविटी को लेकर 2000 से अधिक सैटेलाइट्स छोड़ी गई, और वुहान आज दुनिया की एक ऐसा वाहिद शहर है, एक ऐसा एकमात्र और सबसे पहला शहर है जो पूरी तरह से 5G से लैस हुआ। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से पैदा हुआ ये वायरस हमें चमगादड़ों को सौंपना पड़ रहा है? क्या चमगादड़ों ने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी के बढ़ने के कारण इस वायरस को रिलीज कर दिया? ऑस्ट्रेलिया में भी इस बात को लेकर बहस, बहुत गर्मागर्म बहस चल रही है कि क्या 5G भविष्य में आने वाले अनेकों डिजास्टर्स का जन्मदाता बनेगा। क्योंकि आपने आप में 5G कुछ नहीं है जब तक कि हम पूरे धरती के, इस धरा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तक 5G भी नहीं आएगा और 6G भी नहीं आएगा। भारत 6G के लिए तैयार हो रहा है, दुनिया 5G के लिए तैयार है। क्या हम प्राकृतिक हैबिटाट को नष्ट कर अपने आप को विकसित करने का ये फार्मूला चलाते रहेंगे और प्रकृति समय समय पर इस प्रकार के पैंडेमिक्स हमारे हिस्से में डालती रहेगी? क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमें निदानों की चर्चा अवश्य करनी चाहिए। एम हेगड़े की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, बीएम हेगड़े साहब की, व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल। हेगड़े साहब स्वयं 50 वर्षों से अधिक मेडिकल डॉक्टर रहे हैं, दुनिया के मशहूर कार्डिक सर्जन में से एक हैं, लेकिन उन्होंने ये किताब अपने समग्र अनुभवों को निचोड़कर बनाई। उन्होंने इस बात को विशेष रूप से आइडेंटिफाई किया कि जब पैंडेमिक्स आती हैं तो हम रिएक्टिव हो जाते हैं। उस समय हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारी जानों को बचाने। हमें आज पीपीई चाहिए, हमें आज वे दवाइयाँ चाहिए, खुद के लिए भी और विश्व के अनेकों देशों के लिए। जैसे हमारे प्राचीन काल में हम लोग जब छोटे थे तो कुनैल की गोलियां खाते थे, आज वही क्विनीन पूरी दुनिया को एकमात्र इलाज के रूप में दिख रही है। लेकिन
भारत के संदर्भ में है। हम कर क्या रहे हैं इससे जूझने के लिए? हम सफाई कर रहे हैं, हम सैनिटेशन कर रहे हैं, हाइजीनिक बना रहे हैं। अर्थात हम वो सफाई कर रहे हैं जो हमने वर्षों से नहीं की थी, जिसके कारण हमें लगता है कि यह वायरस बहुत सुविधा के साथ पनप रहा है। हेगड़े ने अपनी किताब में लिखा है, वास्तविक भारत जो भारत के 5,75,000 गांवों में निवास करता है, उसको कुछ सामान्य कारण मिलने चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। यदि वो स्वस्थ रहता है तो वो एपिडेमिक और पैंडेमिक को झेलने के लायक बना। और वो क्या चाहिए? वही जो आज हम बार बार कह रहे हैं। पहली बात चाहिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो कि लगभग 80% बीमारियों को बचा सकता है, से हमें मुक्त कर सकता है। साफ पीने का पानी, हमारे फूड को कंटेमिनेट होने से रोका जा सके, इसकी व्यवस्था यदि हो सके, तो समय का भोजन मिल सके, इसकी व्यवस्था हो सके, आर्थिक इतना अवलंबन हो सके कि उसे यह चिंता न करनी पड़े कि उसे कल का भोजन कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। धूम्र रहित भोजन बनाने की व्यवस्था मिल सके, अपने बच्चों को इम्यूनाइज कराने की व्यवस्था हो सके, और ऐसे प्रशिक्षित हेल्थ वर्कर्स की सेवाएं मिल सके जो उन्हें ऐसे मौकों पर उनकी रक्षा कर सके, उन्हें सहयोग कर सके। यह भी आवश्यक है कि भारत को भारत की चिकित्सा चाहिए। इस पुस्तक का ये बहुत सुंदर पक्ष है कि किसी भी चिकित्सा को हम क्विक फिक्स मेथड से नहीं लाकर इंपोर्ट करके ट्रांसपोर्ट कर सकते। चिकित्सा व्यवस्था को यथासंभव स्वदेशी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आधुनिक नहीं होना चाहिए, बट आधुनिकता में स्वदेशी होना अत्यंत आवश्यक है। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों, यह आवश्यक है। चिकित्सक उपलब्ध हो, योग्य चिकित्सक उपलब्ध हो, यह भी आवश्यक है। 1998 में ये एक तथ्य सामने आया कि अकेले अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा मृत्यु मेडिकल मिस्टेक से हुई। और अमेरिका में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो 14 श्रेष्ठ औद्योगिक देशों में सबसे खराब है। और इस खराबी के कारण यदि आप देखें तो अमेरिका में बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है। विश्व की 2 सबसे सक्षम हेल्थ केयर सिस्टम्स अमेरिका और इटली थी, और उन दोनों देशों में जब यह आपदा आई तो उन्हें आत्मसमर्पण करने के अतिरिक्त कोई साधन नहीं दिखाई पड़ा। क्यों? वो इसलिए नहीं दिखाई पड़ा कि उन्होंने स्वदेशी व्यवस्था न करके एक ग्लोबल प्रोटोकॉल के हिसाब से बनी हुई व्यवस्था को किया, जहाँ पर प्रत्येक मरीज महत्वपूर्ण अवश्य है, लेकिन वो इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि उसे पूरा समय दिया जाता है।
अमेरिका का कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम 1000 पेशेंट्स को एक दिन में ट्रीट करने के लिए सक्षम नहीं। भाग्य से भारत में ऐसा नहीं है। भारत का शायद एक डॉक्टर 500 से 1000 पेशेंट देखने के लिए सक्षम। तो भारत को चाहिए वे इक्विपमेंट्स जिससे ये सक्षम डॉक्टर्स अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें और दूरी तेजी से कर सकें। विदेशों को चाहिए हमारे सक्षम डॉक्टर्स जिन्हें 1000 पेशेंट देखने की आदत है या उनके अंदर वो क्षमता। हम इस पूरी प्रक्रिया में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से और शैक्षिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से कई वर्ष पीछे जाने वाले हैं। अब हम सबकी ये साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जब ये स्थितियां मेडिकली नॉर्मल हो जाए, मैं ये जानबूझकर इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, जब स्थितियां मेडिकली नॉर्मल हो जाए तब हम सबका, समाज के अन्य वर्गों का दायित्व प्रारंभ होगा। सबसे अधिक दायित्व है शिक्षकों का, जिन्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने बच्चों को, समाज के लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से नॉर्मल करना प्रारंभ करना होगा और प्रयास करना होगा कि यथाशीघ्र वे अपनी नॉर्मलसी को पहुंचे। ध्यान रखें, भारत में मृत्यु का आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन विस्थापन का आंकड़ा बहुत अधिक है। भारत एक परिवार प्रधान व्यवस्था को सबसे ऊंचा मानता है और यही कारण है कि लाखों की संख्या में लोग जब ये पैंडेमिक फैला तो अपने परिवारों के पास जाने के लिए उमड़ पड़े और अपने अपने परिवारों के पास पहुंच गए। अब जब वे अपने अपने परिवारों के पास पहुंचे हैं तो इस विस्थापन को कैसे आगे मैनेज किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरे, जिन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है, जिनकी नौकरियां गई हैं, जिनकी दिहाड़ी गई है, जिन्हें काम नहीं मिला है, वे सब मनोवैज्ञानिक रूप से आहत हैं। और जो आर्थिक रूप से आहत हैं उन्हें तो हम धन देकर किसी हद तक रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक रूप से आहत हुए हैं उनके लिए हमें अनेक सक्षम प्रयास करने होंगे, अन्यथा इसके कारण समाज में अन्य व्याधियां फैल सकती हैं। व्याधियों का तात्पर्य बुराइयों से है, बीमारियों से नहीं। इसलिए अब समाज के उन वर्गों का दायित्व प्रारंभ होगा जब ये मेडिकल नॉर्मल होगा या मेडिकल इमरजेंसी समाप्त होगी, तब हम लोगों को सामाजिक या सोशल हीलिंग का काम शुरू करना पड़ेगा या सोशियो कल्चरल हीलिंग का काम करना शुरू करेगा। क्या आपको अंदाजा लगता है कि इस पूरे काल के दौरान अनेक बड़े त्योहार पड़े जिन्हें भारत जैसे अति धार्मिक देश के लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर रहकर करने का संकल्प लिया और किया, वे सब इस अवसर का इंतजार करेंगे कि स्थितियां नॉर्मल होते ही वे अपने उन धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकें जहां जाने का संकल्प उनके मनों में था। यह एक अगला स्टेप होगा, अगला चरण होगा, जिसे सक्षम रूप से प्रबंधित करना आवश्यक है। शैक्षिक रूप से जो युवा वर्ग का नुकसान हो रहा है उसे इसकी भरपाई कैसे हो? युवा हताश, वो सोचता था कि ये इम्तहान हो जाएगा और अगली गर्मी से उसे कोई ना कोई कार्य मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, कहीं नौकरी कर रहा होगा। वे सब के सब अपने अपने घरों में बंद हैं और युवा होने के नाते व्यग्र भी है, इम्पेशेंट भी है, उसको लेकर उनके अंदर एक गुस्सा भी है।
और इस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से निकालने का सक्षम प्रयास हमारे मनोवैज्ञानिकों के अतिरिक्त उस पूरी ट्रेंड फोर्स को करना होगा जिन्हें हमें अब तैयार करना है। हमारे एनएसएस के कार्यकर्ता, एनसीसी के कार्यकर्ता, हमारे शिक्षक, हमारे बीएड के टीचर्स, हमारे सारे के सारी जो पढ़ी लिखी हमारी जनता है, जो विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, अनेक प्रशिक्षित और प्रतिष्ठित विद्यालयों में उपलब्ध है, उन सभी को एक मन से इस काम को करना होगा और इस काम को करने के लिए उन्हें किसी भी तरह के परिणाम की या पुरस्कार की प्रत्याशा नहीं रखनी होगी। तब जाकर इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं या उसको कह सकते हैं कि एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ सकते हैं। जिंदगी ऐसी नहीं होगी जैसी थी, यह निश्चित है, लेकिन नई आने वाली जिंदगी के साथ हम तादात्म्य कैसे स्थापित कर सकें, कैसे अपना तारतम्य बैठा सकें, इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा, मानसिक रूप से तैयार करना होगा, शारीरिक रूप से तैयार करना होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से तैयार करना होगा। मैं आर्थिक शब्द को जानबूझकर छोड़ रहा हूँ। इस प्रकार के सारे प्रयासों से गुजरते हुए ही हम किसी हद तक इस आपदा से दो चार हो सके हैं और आपदा को प्रबंधित करने के लिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी अपनी जीवनचर्या को यथासंभव नैसर्गिक रख सकें। ये ध्यान रखें कि आधुनिक जीवन प्रणाली हमारे लिए किसी हद तक संतोष का कारण हो सकती है, लेकिन जो हमारी पारंपरिक जीवन प्रणाली है वह हमेशा हर समय आपको संतोष ही प्रदान करेगी। हम स्वस्थ रहें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिससे हम आगे आने वाली बीमारियों को भी झेल सकते हैं। लेकिन यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम आगे आने वाले किसी भी एपिडेमिक और पैंडेमिक, आप जानते हैं भारत में जैसे ही बरसात शुरू होगी अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने लगती हैं, बाढ़ आती है, उससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं और हर वर्ष होती है। इसलिए प्रकृति ने शायद हमें यह मैसेज दिया है, ये संदेश दिया है कि हम अपनी जीवनचर्या को अपने प्राकृतिक पर्यावरण के विरुद्ध न ले जाएं, बल्कि उसके साथ रखें। जितना हम उसे आत्मसात करेंगे उतनी ही तेजी से हम अपने को नॉर्मल भी कर सकेंगे और उतनी ही तेजी से हम ये भी कह सकते हैं कि हम उसे आगे आने वाली किसी भी एपिडेमिक से, पेंडेमिक से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। हमारे आयुर्वेद में एक पंक्ति लिखी है, हैप्पीनेस ऑफ द सोल, सेंसेस एंड द माइंड कीप यू हेल्दी। अब आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपकी प्रसन्नता के लिए पैसे भी आवश्यक। हैप्पीनेस ऑफ द सोल, सेंसेस एंड द माइंड, इसके मतलब है कि हमारे लिए ये चीज़ें अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यहाँ तक कि एक हिपोक्रेट्स ने बात कही है और बड़ी आनंददायक बात कही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योर रेयरली, कंफर्ट मोस्टली, कंसोल ऑलवेज। ये आवश्यक है, आज भी ये बात बिल्कुल आवश्यक है कि हमें उसको कम से कम क्योर, अधिक से अधिक कंफर्ट और सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो उसके मनोबल पर करना है। फॉर ए मैन विद अ हैमर इन हिज हैंड एंड वेविंग टू यूज बैडली, एवरीथिंग हियर लुक्स लाइक अ नेल नीडिंग हैमर। हमें मार्क ट्वेन की इस बात को याद रखना चाहिए कि यह कतई आवश्यक नहीं है। यदि हमारे पास कोई हथौड़ा है तो हमें कहीं ना कहीं कील ठोकनी ही है। यदि हम अपनी जीवनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित कर लें तो आप निश्चित समझिए कि हमें शायद बहुत कम आवश्यकता हो किसी डॉक्टर की भविष्य में। मैं इस वक्त की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त हम एक परिस्थिति के कब्जे में हैं और नॉर्मल होने के बाद हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमें किस प्रकार अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए।
भारत में जब कोई चिकित्सक अपनी सेवा ज्वाइन करता है तो उसे एक ओथ लेनी होती है। मुझे नहीं पता है कि वो ओथ कितने दिन तक याद रहती है, बट इस ओथ को सुनने के बाद आप ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यदि हम इसको अपने जीवन में अंगीकार करें तो स्वयं भी स्वस्थ रह सकेंगे और समाज को भी स्वस्थ रह सकेंगे। यू मस्ट बी चेस्ट एंड abstemious, speak the truth and not eat meat। ये वो ओथ लेते हैं। Care for the good of all living beings, devote yourself to the healing of the sick, even if your life was lost by your work। Do the sick no harm, not even in thought, seek another's wife or goods। Be simply clothed, drink no intoxicant, speak clearly, gently, truly, and properly। Always seek to grow in knowledge। Do not treat women except their men be present। When a physician enters any house, he must pay attention to all the rules of behavior in dress, deportment, and attitude। मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम ईश्वर के रूप में इन चिकित्सकों को देखते हैं तो उन्हें ईश्वरीय गुणों के लिए वांछित होना ही चाहिए। हम बहुत सारे तथ्यों को जो आधुनिकता के प्रवाह में खो चुके हैं, उन तथ्यों को हमें पुनः अपने अंदर प्रवाहित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम देखें कि किस प्रकार हम अपने आप को इस आपदा से जूझने का प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा जगत इससे छूता नहीं है। कई महीनों का नुकसान हुआ है, कक्षाएं नहीं चल सकी हैं, परीक्षाएं नहीं हो सकी हैं, परिणाम नहीं। ये पूरा जगत अपने आप से व्यथित है और बहुत बड़ी संख्या में। हमने इसके लिए वैकल्पिक स्रोतों का चयन किया है। ऑल्टरनेटिव ऑनलाइन थेरेपीज जिसको मैं कह सकता हूँ, हमने चुनी है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और ये सब इस बात की भरपाई करने के लिए हो रही हैं कि जब समय अनुकूल हो तब तक पाठ्यक्रम कम से कम पूर्ण हो जाना चाहिए। लेकिन ये केवल 10 से 15% हिस्सा है। युवाओं में जो पढ़ने लिखने का एज है, उसके बीच के युवाओं में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास ये सुविधा ही नहीं। अर्थात उन लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए भी हमें कुछ नवाचार करना होगा। इनोवेटिव टेक्निक्स या इनोवेटिव तरीकों का चयन हमें करना ही होगा। और सबसे बड़ी बात, कंसोल ऑलवेज। उनके मनोबल को न घटने देने के लिए हमें अनेक प्रयास करने होंगे और कर रहे हैं हम लोग। उनसे निरंतर संपर्क रखना होगा। उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करना होगा कि जीवन के जिस पक्ष में ये उनको झेलना पड़ा है, ये उनके लिए एक संकेत हो सकता है, लेकिन हम सब मिलकर उसे भरपाई करेंगे, उसे नॉर्मल करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखें, पूरे विश्व की कम से कम 3 पीढ़ियों ने इस प्रकार का कोई पैंडेमिक नहीं देखा। सार्स बहुत छोटा था, मेंस बहुत छोटा था। इस प्रकार का पैंडेमिक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आया। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जनरेशन और हमारी 3 जनरेशन्स इस बात के लिए तैयार नहीं थी या इस गंभीरता को समझने के लिए सक्षम नहीं थी कि इस प्रकार के पैंडेमिक में हमें करना क्या है। भाग्यवश समाज इस प्रकार का जागृत है कि जिसने शासन के प्रयासों के साथ अपने आप को जोड़ा, नेतृत्व के साथ अपने आप को जोड़ा और अपने आप को पूरी तरह से लक्ष्मण रेखा के अंदर कैद किया। 1-2 घटनाओं को छोड़ने के अलावा पूरे भारत में लगभग इस बात की अद्भुत तैयारी दिखाई पड़ी। यह हमारे अपने सनातन गुणों के कारण ही है।
और मैं इस बात के लिए विश्वास के साथ इसलिए कहता हूं कि यदि यह न होता और सभी के साथ यही होता तो विकसित विश्व में ऐसा नहीं हो रहा होता जो आज हो रहा है। ये हमारे गुणों के कारण, ये हमारी स्वच्छता के सनातन गुणों के कारण ही है। हम में से कौन भोजन कर लेता है बगैर हाथ धोए, और कौन भोजन के बाद नहीं होता। हमें स्वच्छ रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग उस चीज को अडॉप्ट कर पाए, उस विचार को अडॉप्ट कर पाए जो उनसे कहा गया, जो हम पढ़े लिखे लोगों को अजीब लगा अवश्य होगा, लेकिन हमारे जनमानस को ये बिल्कुल नैसर्गिक लगा और उसने इसको अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने के कारण बड़ी संख्या में बचे। अंत में मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि हमें सबको मिलकर एक साथ यह संकल्प करना पड़ेगा कि यह जो आपदा आई है, ये आपदा किसी के कारण आई हो, इससे उबरने के लिए समेकित प्रयास हम सबको मिलकर ही करने होंगे। दूसरा, मैं यही बात स्पष्ट करूं कि राजनीतिक नेतृत्व की अपनी भूमिका है, लेकिन जागृत समाज की अपनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए समाज अपने को जागृत करे, अपनी ताकत को पहचाने, अपने आप को इस धरा का चौकीदार समझे जिसकी ये धरोहर संभालने की जिम्मेदारी उसे इस पीढ़ी में मिली है, और तब वो सब मिलकर वो प्रयास करें कि चाहे कोई हो, अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय, जब तक अंतिम व्यक्ति को स्वस्थ न कर लें तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, यह संकल्प कर लें, तब हम जाकर इस आपदा से आगे बढ़ने की सोचें। ये न सोचें। ये प्रकृति ने हमें संदेश दिया कि भेदभाव रहित हो वो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए प्रकृति को हमें यह उत्तर देना है कि हम भेदभाव रहित होकर ही इससे उभरेंगे। इसलिए जो भी मेरे इस व्याख्यान को सुन पा रहा है, जो भी कभी सुने, वो यह अवश्य संकल्प ले कि वो अपना योगदान, वो गिलहरी भर का भी योगदान हो, लेकिन वो अपना योगदान इस आपदा के बाद इससे उबरने में करेगा, और अपना प्रयास करेगा कि 4 से 5 लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से उनके मनोबल को बढ़ाकर उन्हें आगे आने वाले भविष्य के लिए तैयार करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार।